दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा चुनाव जब स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी एक अच्छे पेस के साथ स्टार्ट हुआ था और अभी हरियाणा चुनाव बिल्कुल अपने अपने फ्लो के साथ चल रही है। जैसा एक चुनाव होता है वैसा ही चल रहा है और सारी पार्टियां अपने अपने स्तर से जोर आजमाई से कर रही है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो जेजेपी, पार्टियां अपने अपने स्तर से दम लगा रही हैं और उन्हें किसी भी तरह से हरियाणा की सत्ता को प्राप्त करना उनका एकमात्र लक्ष्य है और सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास से कर रहे हैं। और उनका मेन उद्देश्य, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी स्टेट के का सत्ता को पाना और वहां के लोगों का सेवा करना। और दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, बीजेपी पिछले 10 वर्षों से 2 बार का विधानसभा चुनाव बीजेपी हरियाणा में जीती है और वहां के लोगों की सेवा कर रही हैं। और तो भला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जेजेपी भी हरियाणा के लोगों का सेवा करना चाहती हैं और इसीलिए अपना प्रयास कर रही हैं ताकि वो सत्ता प्राप्त कर सके और सत्ता के माध्यम से वो हरियाणा की जनता की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीजेपी का जो हरियाणा में चुनाव प्रचार हुआ था, शुरुआत हुआ था, वो उस पेस में नहीं था जिस पेस में एक, जैसा कि बीजेपी क्लेम करती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसके इतने मेंबर्स हैं, तो उस हिसाब से बीजेपी अपना स्टार्ट कर नहीं पाई थी। बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा बर्डन भी है। बीजेपी के पास पिछले 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है। दोस्तों पार्टी कोई भी हो, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लोग एक ही तरह का शासन को देखकर लोग उब भी जाते हैं। उन्हें कुछ नया चेंज चाहिए होता है, कुछ नया चाहिए होता है, कोई नया मुख्यमंत्री चाहिए होता है, नया कैबिनेट चाहिए होता है, नया स्टाइल ऑफ रूल चाहिए होता है, नया स्टाइल ऑफ वर्किंग चाहिए होता है। तो हरियाणा की जनता ये सब चीजें देख रही थी, चाह रही थी और बीजेपी एक स्मार्ट प्ले करते हुए विधानसभा चुनाव से पहले 6 महीना पहले ही मुख्यमंत्री बदल दिया ताकि लोगों को एक नया फेस उन्हें मिल सके। अब हरियाणा के लोगों को ये तो पता है कि मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम नहीं बनने वाले हैं। अब वहाँ के सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं वो बनेंगे या कोई दूसरा फेस बनेगा, लेकिन जो एक सीएम फेस को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी होता है उसे बीजेपी पहले ही तोड़ चुकी है। अच्छा, बीजेपी के साथ दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि इनके जो अपोजिशन है उनमें एकता नहीं है। जैसे कि कांग्रेस बहुत अच्छा बीजेपी को टक्कर दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस में अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा है। उनके इंटरनल फाइट्स ही इतने ज्यादा हैं कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस को जिताने से ज्यादा एक दूसरे को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर सोने पे सुहागा क्या ये लोग किए हैं कि इन लोगों को अलायंस करना था आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे के स्वार्थ में आकर एक दूसरे के प्रति भरोसा जता नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उन्हें डिच कर सकता है, कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी उन्हें डिच कर सकता है, आम आदमी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस उन्हें डिच कर सकता है। एक दूसरे के प्रति जो सहयोग की भावना होती है एक दो पार्टियों के बीच में जो होनी चाहिए, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिखती नहीं है। आप देखिए लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में गठबंधन किया था और जैसे ही दिल्ली में गठबंधन हुआ, आम आदमी पार्टी तो चुनाव प्रचार में थी लेकिन कांग्रेस बिल्कुल चुनाव प्रचार में नहीं थी। जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे वहां कांग्रेस चुनाव प्रचार करने गए ही नहीं।
और जहां कांग्रेस के कैंडिडेट थे वहां आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार करने गए नहीं। तो इस तरह से असुरक्षा की भावना दोनों पार्टियों में थी। इसी का परिणाम दिखा हरियाणा में। दोनों पार्टियां, चूंकि बीजेपी से फाइट करना था इनको, तो अकेले अकेले तो इन दोनों के बस की है ही नहीं। तो ये दोनों अलायंस करना चाहते थे, लेकिन अलायंस से हो नहीं पाया। अच्छा, अलायंस नहीं हो पाया, उसके बावजूद भी कांग्रेस बहुत अच्छा कर सकती थी अकेले। हुड्डा जी इतने कैपेबल हैं कि कांग्रेस को अकेले हरियाणा में जिता सकते हैं किसी भी साल। उनमें उनमें इतनी कैपेबिलिटी है। लेकिन हरियाणा में भी कांग्रेस में कई गुट बटे हुए हैं। हुड्डा जी का एक गुट है, सुरजेवाला जी का एक गुट है, शैलजा जी का एक गुट है। और इन तीनों गुटों में कांग्रेस जो आला कमान है, जो ऊपर बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व है, वो इन तीनों गुटों को एकजुट कर नहीं पाया। लिहाजा हुआ है क्या, भूपेंद्र हुड्डा के ज्यादातर कैंडिडेट उनके हैं। करीब 90 में से 70 कैंडिडेट्स हुड्डा जी के हैं और करीब 20 कैंडिडेट कुमारी शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला के समर्थक माने जाते हैं। तो जो वहाँ जो दलित समुदाय जिनका नेतृत्व कुमारी शैलजा करती हैं, उनमें बड़ा रोष है। उन्हें लगता है कि उनके समाज के जो लीडर हैं उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। तो उनके मन में एक आशंका सी आ रहा है, डर सा भावना पैदा हो गया है कि जब हमारे टॉप लीडर को ये लोग प्रायोरिटी दे नहीं रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो हमारी बात कैसे सुनी जाएगी। तो इन्हीं सब के बीच दलित महापंचायत होता है और दलित महापंचायत में एक मत से फैसला लिया जाता है कि सारे दलित, हरियाणा भर के दलित बीजेपी को वोट करेंगे और उन्हें जिताएंगे। तो देखिए, बीजेपी का अपना करीब 30-32% वोट तो है ही, ऊपर से दलित समाज के अगर 17 से 20% का वोट मिल गया तो बात खत्म, यहीं पे चुनाव यहीं फिनिश। लेकिन फिर भी मतलब कि जब तक चुनाव का अंतिम वोट की काउंटिंग न हो जाए तब तक कोई जीत या हार का सिर्फ दावा ही किया जा सकता है। कोई ये एश्योरेंस के साथ नहीं कह सकता है कि हाँ हम ही जीतेंगे या हम ही हारेंगे। और अभी मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था खासकर कि जो नए नए सर्वे जो आ रहे हैं, जो स्टार्टिंग वाले नहीं, जो अभी जो ऑन ग्राउंड चुनाव पर जो सर्वे कर रहे हैं लोग कर रहे हैं, तो जो लोग ये कहते थे स्टार्टिंग में कि बीजेपी की हालत खराब है, कांग्रेस को 90 में 70 सीट आ सकती हैं इस बार के चुनाव में, वो अब मिड चुनाव आते आते ये कहने लगे कि कांग्रेस को 50-55 तक आ जाएंगे। और अभी जैसे जैसे चुनाव फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहा है, बीजेपी अभी ड्राइविंग सीट पर आ गई है और बीजेपी को ड्राइविंग सीट पर लाने का सारा श्रेय आरएसएस को जाता है। जी हां दोस्तों, आरएसएस मैदान में उतर चुकी है और जिन जिन क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर पिछले चुनाव में रहा था या इस चुनाव में कमजोर रहने का आशंका है, पूरे क्षेत्र में आरएसएस अपने स्टाइल में चुनाव प्रचार करेंगे, अपने स्टाइल में लोगों को कन्विंस करेंगे कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। बीजेपी अपना प्रचार अलग जारी रखेंगे। उनमें आरएसएस में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हाँ हम आपका सहयोग करेंगे, ये करेंगे। चूंकि बीजेपी जो है वो आरएस से निकली हुई पार्टी है, या यूं कह लीजिए कि बीजेपी की जो पेरेंट पार्टी है वो आरएसएस है। तो आरएसएस का ये दायित्व बनता है कि वो बीजेपी को जिताने का प्रयास करें और यही काम हो रहा है। और बाकी बीजेपी अपने स्टाइल में अपना चुनाव प्रचार कर रही है, आरएसएस अपने स्टाइल में लोगों को कन्विंस करेंगे कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। तो इस तरह से आरएसएस जो लोगों में नाराजगी है वो नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो भी घोषणा है वो नरेंद्र मोदी और ये सब तो कर ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी काफी एग्रेसिव होकर हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के टॉप लीडरशिप पे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह हो, नितिन गडकरी हो, योगी आदित्यनाथ हो,
सारे एग्रेसिव रूप से हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी जीते और हैट्रिक लगाए। दोस्तों, इस चुनाव में अन्य पार्टियां जो हैं, जो मेन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, अन्य पार्टियां जो हैं जैसे आम आदमी पार्टी का मुझे लगता है कि अंत में सिर्फ इतना ही केजरीवाल लास्ट में बोलेगा कि हमारा परसेंटेज ऑफ वोट पिछले साल के मुकाबले सुधरा है, थोड़ा सा अच्छा हुआ है। इतना ही उसके लास्ट में उसका स्टेटमेंट आएगा। बाकी जेजेपी हो सकता है कुछ सीटों पर आ जाए, बाकी बीएसपी और समाजवादी पार्टी सब भी लड़ रही हैं, लेकिन उनका कोई मतलब है नहीं। मेन फाइट है बीजेपी और कांग्रेस में, और ये ही दोनों पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तरह तरह की घोषणाएं कर रही हैं, फ्री वीज बांटे जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस जो इस बार घोषणा पत्र में फिर से कह रही है कि हम महिलाओं को इतना पैसा देंगे पर मंथ, फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लाएंगे और 25 लाख का इंश्योरेंस देंगे इलाज के लिए। तो हरियाणा के लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग एक बार देखो कि कांग्रेस इसी तरह का वादा करके हिमाचल में जीत कर आई है। अभी आप देखो, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम तो छोड़ो, जो न्यू पेंशन स्कीम में भी फायदा मिलता था ना, उतना भी पैसा मिल नहीं रहा है। और महिलाओं का 1000 2,000 जो वादा करके आई थी, जरा पूछो, हिमाचल आपका नेवर स्टेट है, आप जरा पूछो कि कितनी औरतों को 1000 या 2,000 जो वादा करके आई थी मिला है। कांग्रेस भैया सिर्फ वादे करने में माहिर हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में पूरा स्टेट को बर्बाद करके रख दिया है। आप देखो हरियाणा में नहीं, आप देखो हिमाचल में पिछले महीने सरकार के पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे अपने एम्प्लॉइज को। बताओ, जिस स्टेट के पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के पैसा नहीं है, इसका मतलब वो स्टेट दिवालिया हो चुका है। हरियाणा वालों, क्या आप लोग भी चाहोगे कि आपका भी स्टेट दिवालिया हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहिएगा आप लोग इसीलिए वो उन्हीं वादों पे ट्रस्ट कीजिए जो रियलिस्टिक हैं, जो निभाए जा सकते हैं। और लोग, पार्टियां ऐसे ही करती है, सत्ता पाने के चक्कर में ये दे देंगे जी फ्री में, वो दे देंगे जी फ्री में, वो कर देंगे जी फ्री में, ये कर देंगे जी फ्री में। अभी आप पंजाब का भी देखिए, वही हालत हो रखा है। पंजाब स्टेट बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ रही है, दिवालिया होने की कगार पर है। पेट्रोल के दाम पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं, वैट बढ़ा रही हैं, सब्सिडी खत्म कर रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। लोगों से वादा करके लोग सत्ता में आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि सेंटर से फाइट स्टार्ट होता है कि हमारा पैसा दिया नहीं है, हमारा ये नहीं किया, हमारा वो नहीं किया है। तो हरियाणा वालों, अभी भी आपके पास मौका है। अगर आपने कुछ ऐसा लोगों का वादा सुनकर अगर आप किसी को वोट देने का मन बना रहे हैं, तो आप एक बार रियलिटी चेक जरूर कीजिएगा किसी को वोट देने से पहले। ये देखिएगा कि कौन सी पार्टी अपना वादा पूरा करने के में सक्षम है, उसी पार्टी को वोट दीजिएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।